हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जहां पर देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, कभी वो एक दूसरा को इंटरसेक्ट नहीं करता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव पर जाकर वो टर्मिनेट करता है ना। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो आईआईटी प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सेल दिया हुआ है हाँ, और सिलेंड्रिकल सेल पर जो अपर हाफ एंड है, यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर अपर हाफ पोर्शन है, वहां पर क्या है सरफेस चार्ज प्लस है और जो लोअर हाफ पोर्शन वहां पर सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्लॉट करने का। देखिए पहला में देखिएगा आप अगर तो ओवरऑल जो चार्ज यहाँ पर नजर आएगा आपको, प्लस जितना है उतना निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव बराबर है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्जेज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। अब इसको नियर एंड से देखिएगा तो ऐसा होगा, क्योंकि आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि अगर कॉम्बिनेशन या सिस्टम ऑफ चार्जेज होता है तो उसको हम लोग नियर एंड और फार एंड से भी देखते हैं, है कि नहीं। तो नियर एंड से इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल व्यू होगा कुछ ऐसा होगा, बट इसी को अगर फार एंड से देखेंगे तो कैसा होगा, ये एक न्यूट्रल चार्ज होगा, है ना, जीरो चार्ज होगा। और जीरो चार्ज पर इस तरह से ओरिजिनेट और टर्मिनेट कर रहा है, जो कि संभव नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसको देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। ये भी इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है कि नहीं, क्योंकि अगर इसको दूर से देखेंगे तो सिस्टम ऑफ चार्ज नजर आएगा और उसमें न्यूट्रलाइज होकर मतलब जो नेट चार्जेज है उसका इफेक्ट पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर नेट चार्जेज का इफेक्ट कैसा पता चलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव जितना ही है निगेटिव उतना ही है, तो यहाँ पर नेट चार्जेज जीरो है। अगर इसको हम लोग फार एंड से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर वही कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगला ऑप्शन ये वाला, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, पॉजिटिव से निकला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव पर आके टर्मिनेट कर गया, सारे चार्जेज उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो अगर इसको फार एंड से भी देखेंगे तो ये क्या होगा, जीरो चार्जेज की तरह ये दिखाई पड़ेगा। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यह हुआ था क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस पर चार्जेस दिया हुआ है प्लस क्यू और प्लस क्यू, और इस केस में आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसा दिखेगा, है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्री पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो चार्जेस है उसका वैल्यू कितना दिया, प्लस प्लस एंड प्लस दिया हुआ है, और किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे उसको लोकेट किया हुआ है। द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्सेस शुड बी स्केच्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसको कैसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अगर पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर इसको देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, ये पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि प्लस से निकला और प्लस पर जाके टर्मिनेट कर गया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहाँ से निकला, प्लस से निकला और प्लस पर टर्मिनेट किया, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी आपको याद होगा, रिकॉल करिएगा उसको, जाके आप लेक्चर को देखिएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट करता है, प्लस से, एंड टर्मिनेट कहाँ पर करता है, माइनस पर। बट यहाँ पर केस क्या दिख रहा है, यहाँ पर केस दिख रहा है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुआ और पॉजिटिव पर ही जाके टर्मिनेट हुआ, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रहा है आपका, है ना, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है इस तरह से। ओके, बट ये क्या है, ये वाला जो दिख रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरा को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आपको बताया था प्रॉपर्टी में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है, उसका भी कारण बताते हैं कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में
अलग अलग टेंजेंट हम प्लॉट या फिर अलग अलग टेंजेंट नहीं स्केच कर सकते हैं, है ना। यही कारण है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी क्या है, ये इनकरेक्ट है कि नहीं। तो ऑप्शन सी बचा। तो ऑप्शन सी इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से ओरिजिनेट कर रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देख लीजिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। डी को देखिए, एक क्लोज लूप फॉर्मेशन हो रहा है ना, कुछ अमीबा टाइप, कुछ फ्रिस्बी टाइप दिख रहा है, जो गिरनी की तरह नचाते हैं ना वैसा ही। तो बट ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक क्लोज लूप फॉर्मेशन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये था आईआईटी जेईई का 2001 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा है कुछ, जो भी आपको प्रॉपर्टी बताया उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आज, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है ना, और एक्सिस ऑफ चार्जेस पर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वहां पर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये आईआईटी जेईई 2010 का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से कि Q1 और Q2 इस तरह से चार्जेज है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्लॉट किया हुआ है। ओके, कुछ ऑप्शंस हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखना है। क्योंकि आप अगर Q1 को देखिएगा, Q1 चार्जेज को, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब Q1 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने निकल रहे हैं, 30 निकल रहा है कि नहीं। अब Q2 से देख लेते हैं, Q2 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है भी, इसको भी काउंट करना है 9, ठीक है। तो Q2 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 9 एंड Q1 से 13। तो आपको एक प्रॉपर्टी में पॉइंट लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर Q1, ये वाला Q1 ग्रेटर देन Q2। ओके, अगला क्या हुआ था, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेज है। अब यहाँ पर आप देख के पता कर ही लिए होंगे कि यहाँ पर इसका जो साइन है वो क्या है, Q1 का जो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड Q2 का जो साइन है वो क्या है, वो निगेटिव है। Q1 है पॉजिटिव एंड Q2 है निगेटिव साइन इसका। ओके, राइट। तो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, अगर ध्यान करिएगा तो इस तरह से चार्जेस के बारे में, कि प्लस यहाँ पर मान लीजिए Q1 है और यहाँ पर -9Q है। तो अगर कहाँ पर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखें ताकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कौन से पॉइंट पर होगा, यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर चेक करके, अगर इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर -9Q है, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। यहाँ पर संभव है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर संभव नहीं है। यहाँ पर संभव है, इसको अट्रैक्ट करेगा ज्यादा मैग्नीट्यूड से, इसका रिपल्सिव कम होगा, यहाँ पर भी संभव नहीं होगा, यहाँ पर संभव होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अगर इसको हम रखते हैं तो क्या होगा, इसको रिपल्सन करेगा कम मैग्नीट्यूड से, बट इसको अट्रैक्शन करेगा ज्यादा मैग्नीट्यूड से, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कौन से पॉइंट पर, Q1 के बगल में। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 टू द लेफ्ट ऑफ Q1, मतलब इसके जस्ट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। इसका तरीका ही बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक बताया था, एक्स निकालने का क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अलग अलग चार्जेस के केस में रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू L। यहाँ से देख सकते हैं Q1 मतलब Q अपॉन 3 माइनस 2 1 2 अंडर रूट में लेंगे ना, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो हो जाएगा L/2। L/2 यहाँ से डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये चीज आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर आप रेगुलरली अगर देखते रहिएगा
तो इन सारे पॉइंट्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये IIT जेई 1996 का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। उस समय जेई मेंस और जेई एडवांस नहीं होता था, सिर्फ एक ही पेपर होता था, जेई IIT जेई करके। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है कि मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई मेटेलिक सॉलिड स्फीयर जैसे बोल रहा है, इसका मतलब ये जो स्फीयर है वो किसका बना है, वो एक कंडक्टर है कि नहीं, कंडक्टर है। is placed in uniform electric field, the lines of forces follows the path है। जो lines of forces है कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, ओके। तो किसी भी आपको प्रॉपर्टी बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ ए कंडक्टर। अब कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी हम चार्जेस को रख देंगे, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो जीरो होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट नहीं होगा इस कंडक्टर के अंदर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होंगे तब कंडक्टर में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज होगा तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो क्या होंगे, हमेशा जीरो होंगे, है कि नहीं। ये बात आपको बताए थे। एक पॉइंट आपको और बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, इस तरह से, ठीक है, हमेशा इसका परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन नंबर 1, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे, उन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करा। देखिए पहला में देखिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है क्या, नहीं है। यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं है। अब दूसरी बात कि सारे जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कंडक्टर के अंदर, ये क्या हो रहा, ये अपना फील्ड शो कर रहा है कि नहीं, जो कि इसके अंदर फील्ड शो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं करता। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी फील्ड लाइंस, यहाँ पर भी फील्ड लाइंस और यहाँ पर भी फील्ड लाइंस है। तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, ये भी गलत, जो तीनों ऑप्शन है ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि ये सारे फील्ड लाइंस इस कंडक्टर पर परपेंडिकुलर नहीं है कि नहीं, जो कि प्रॉपर्टी में लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। बट यहाँ पर इन द केस ऑफ ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर ये डायगोनल होता, इसका डायमीटर होता, ठीक है, डायमीटर, अगर ये डायमीटर होता इस सर्किल का तब यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है ना। बट यहाँ पर क्या है, डायमीटर से जस्ट नीचे, यहाँ पर मे बी इसका डायमीटर होगा, इसका डायमीटर होगा ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, तो इस तरह से डायमीटर होगा। अब डायमीटर अगर होता तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, बट डायमीटर से आगे पीछे है, ये 3 1 2 3 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो 4 है वो क्या है, इस तरह से कर्व है और ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है। आप इसको अगर आप बोलिएगा तो इन सारे क्वेश्चंस को, है ना, हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं इन सारे वीडियोस का आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो हमको टेलीग्राम करिएगा, प्रकाश सर 007, इस पे आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, है ना, कि सर हमको फिजिक्स का लेक्चर पीडीएफ चाहिए। हम जितना भी शुरू से पढ़ा है उस सारे लेक्चर का आपको पीडीएफ दे देंगे, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, क्या डायपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ओके। क्या है देख लेते हैं उसका थोड़ा सा। डायपोल, देखिए जैसा कि नाम है डायपोल, डाय मतलब दो और पोल मतलब पोल, जहां पर दो चार्जेज हो, दो चार्जेज के बारे में बात किया जा रहा हो। इलेक्ट्रिक डायपोल, जहां पर चार्जेस इन्वॉल्व हो वहां पर इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो दो डायपोल
किसकी वजह से? चार्जेज की वजह से, है ना। और दोनों चार्जेस कैसे हों? सिमिलर होने चाहिए। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, है ना, वो कैसे होना चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होना चाहिए। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर मान लेते हैं आप चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ये क्या लाइन है? ये लाइन है सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। एक माइनस क्यू है एंड दूसरा है प्लस क्यू। ये लाइन है सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज। ऐसा दिया हुआ है। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब कितना कम? 2 किलोमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर नहीं। इसका डिस्टेंस होता है पिकोमीटर में, मतलब 10⁻⁻12 मीटर में, 10⁻⁻9 मीटर में, नैनोमीटर में, 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में। तो मतलब इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है ना, निग्लेजिबल होता है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों चार्ज एक साथ चिपका हुआ है ना, बहुत कम छोटा छोटा होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग इसका डिफिनीशन बनाते हैं। टू इक्वल चार्जेज, टू इक्वल चार्जेज, दोनों चार्जेज बराबर हैं, इक्वल चार्जेज separated by very small distance, very small distance। दो इक्वल चार्जेस कैसे हैं? सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दोनों चार्जेस बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना। अब इसमें दोनों के बीच का लेंथ मान लेते हैं, यहां से यहां तक इसका कोई सेंटर पॉइंट मान लेते हैं वो है, और दोनों के बीच का लेंथ इस तरह से एल है और ये भी एल है। आप लोग इसको डायरेक्ट डी भी मान सकते हैं, बट किताब में जिस तरह से दिया हुआ है ना, 12 करके दिया हुआ रहता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 है। तो दोनों का जो इस तरह से एक बाइसेक्टर है ना, बीच का पॉइंट है, वहां से एल और एल दूरी पर दोनों लोकेटेड है। चलिए ठीक है, एल डिस्टेंस पर दोनों लोकेटेड है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? चार्जेज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, दैट इज 2l। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज इनटू डिस्टेंस बिटवीन या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। तो इसको आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा कि डायपोल मूवमेंट बराबर क्या होता है? q इनटू 2l। और जो डायपोल मूवमेंट होता है इसका डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये डायरेक्शन शो करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इसका डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर के रूप में दिखा देते हैं, ये वेक्टर। तो ये कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, सही है। अगला, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा डायपोल मोमेंट का? क्योंकि जो चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम्ब मीटर होगा, ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कूलम्ब मीटर, सही है, बहुत बढ़िया। आप लोग केमिस्ट्री में भी डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़े होंगे, बट वहां पर इसका जो डायरेक्शन होता है केमिस्ट्री में पॉजिटिव से निगेटिव की तरह होता है कि नहीं? जिस तरह से थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और बहुत सारा उसका जो साइन होता है ना, केमिस्ट्री से बिल्कुल उल्टा होता है। मोर और लेस उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव से निगेटिव, कि जो 2l वो क्या है?
12 सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज है, सेपरेशन है। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है डायपोल मोमेंट के बारे में। चलिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर चार्जेज रखे हुए हैं, यहाँ पर रखा हुआ है -2q, यहाँ पर रखा हुआ है +q एंड यहाँ पर रखा हुआ है +q। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं +q। क्यों 0 ये पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है a,0 पर रखा हुआ है। वेरी गुड, ओके। यहाँ पर -2 की दी हुआ है। आप तो बोले सर कि -q और +q होता है, बट यहाँ पर तो -2q लिखा हुआ है। क्या दिक्कत है? -2 की तुम ऐसे ना लिख सकते हो, -2 को कैसे लिख दो, -q लिख दो। अब एक चार्ज दे दो इसको, दूसरा चार्ज दे दो इसको, बन गया डायपोल। तो मतलब एक डायपोल इसके साथ, दूसरा डायपोल इसके साथ। अब डायपोल खेलो। अब ये -q और +q की वजह से इसके बीच में एक डायपोल क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा कहीं इधर होगा इस तरह से, और इसका डायरेक्शन कहीं पर इधर होगा इस। तो मान लेते हैं हो गया P1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P2 मान लेते हैं, है ना। तो P1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा जी, कितना होगा Q इंटू ए, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस Q इंटू ए, एंड P2 का वैल्यू कितना होगा, P2 का वैल्यू होगा Q इंटू ए। यहाँ पर पूछा जा रहा है Q नेट कितना होगा, नेट चार्जेस का वैल्यू कितना होगा, है कि नहीं। तो Q नेट का वैल्यू कितना होगा बताइए, Q नेट बराबर कितना, कैसे पता करें। P1 P2 दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। अब दोनों की वजह से नेट, जैसे आपको कूलम्ब लॉ में भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्वेश्चन करवाए थे कि अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में किसी एंगल पर लोकेटेड है, स्थित है, तो उसका नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 cos थीटा। अगर उसी को F1 के टर्म्स में लिखिएगा तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लिखते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर Q नेट कितना होगा, Q नेट, सॉरी Q नेट करना, P नेट लिखना चाहिए था, P नेट मतलब नेट डायपोल मोमेंट, P नेट लिखना है। तो P नेट कितना होगा जी, P नेट कितना होगा, P नेट बराबर वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब दोनों के बीच का थीटा 90 डिग्री, तो 0 हो गया cos थीटा, तो हो गया। अब दोनों का वैल्यू बराबर, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर P रूट 2। अब यहाँ पर P का वैल्यू कितना डालेंगे, Q इंटू ए, Q इंटू ए डाल देंगे तो हो जाएगा आंसर आपका, है ना। तो ये थी बेसिक बातें डायपोल मोमेंट के बारे में। हम एक और छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर किसी एक्सिस पर डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए रहे, है ना, मान लीजिए ये पॉइंट वो है, वो से इस डिस्टेंस पर यहाँ पर हम निकालना है हमको डायपोल मोमेंट, इस पॉइंट पर किसी डिस्टेंस x पर ऑन द सेम एक्सिस, इस तरह से मान लेते हैं x पर हमको निकालना है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, इसको मिटाते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, on the axis of डायपोल, कहां पर निकालना है, एक्सिस ऑफ डायपोल पर निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं किस डिस्टेंस में मान रहे हैं, निकालना है एट x डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ
फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। Electric field due to a dipole on the axis of dipole at x distance from the center of dipole। ऐसा कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, इस तरह से आपके पास डायपोल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर दिया है प्लस क्यू। चलिए बहुत बढ़िया, प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। ये जो लाइन है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर जॉइनिंग टू चार्जेज। ये हो गया सेंटर ऑफ डायपोल, मान लेते हैं इसको पॉइंट हो, सेंटर ऑफ डायपोल वो मानते हैं, इसको मानते हैं डिस्टेंस एल और इसको मानते हैं डिस्टेंस एल। यहाँ से एल हो गया और यहाँ पर इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं एल, ठीक है, ये भी डिस्टेंस एल है। अब कहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, इसके एक्सिस पर निकालने के लिए, इस पॉइंट पर बोल रहा है एक्सिस पर निकालने के लिए, ठीक है। यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं, एक्स डिस्टेंस पर निकालने के लिए बोला जा रहा है। एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। चलिए सही, पॉइंट पी नहीं मानते क्योंकि पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायपोल से, तो इसको मान लेते हैं, छोड़ देते, पॉइंट मानना जरूरी नहीं है। चलिए वो लिखा हुआ है, ओके कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, उसी को तो रखना है, उसी के साथ खेला करना है। ये माइनस वन, इस माइनस की वजह से ये रिपल्सन होगा यहाँ पर, सॉरी अट्रैक्शन होगा इस पर, यहाँ पर कितना दिखाएगा, ये E1 दिखाएगा। E1 किसकी वजह से, इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया 1 पॉइंट, हो गया पॉइंट नंबर 2। तो इस E1 की वजह से इस पॉइंट पर अट्रैक्शन लगेगा, है कि नहीं, इसको अपनी तरफ खींचेगा, एंड यहाँ पर एक लगेगा रिपल्सिव लगेगा, जो कि इसको अपोज करेगा पॉइंट 2 पर रखा हुआ चार्ज की वजह से। मान लेते हैं इसको, एरो का साइज बड़ा किए हैं क्योंकि जो इफेक्ट है ना, दिखा रहा है कि जो इफेक्ट है Q2 की वजह से हाई है एंड Q1 की वजह से यहाँ पर इफेक्ट E1 पर लेस है, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, ठीक है, वेरी ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ई नेट का वैल्यू कितना होगा, ई नेट बराबर हो जाएगा, कितना होगा, E2 बड़ा माइनस छोटा E1, सही है। और E1 कितना आ रहा है यहाँ से, E1 देखिएगा तो कितना आएगा, E1 आ जाएगा के क्यू अपॉन, यहाँ पर से देखिए डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल, तो x प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, एंड U2 बराबर, U2 कितना हो जाएगा, देखिए U2 कितना होगा, इस Q की वजह से एक रिपल्सिव लगेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा। अब चूंकि सेंटर से मेजर कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, इस पॉइंट से, है ना, Q यहाँ पर रखा हुआ है, तो इससे मेजर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर कितना लगेगा, K Q बाई कितना लगेगा, x माइनस एल हटा देंगे, x माइनस एल का स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हम क्या किए हैं कि इस पॉइंट पर डायपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस डायपोल की वजह से, ये जो पॉइंट दिया हुआ ना, इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। तो चूंकि इस माइनस की वजह से अट्रैक्टिव होगा, इसकी तरफ खिंचाएगा, और इस प्लस की वजह से रिपल्सिव होगा, इधर फेंकाएगा, इधर खींचो इधर खिंचाएगा, इधर फेंकू इधर फेंकाएगा। वही चीज यहाँ पर किए हैं। तो नेट क्या होगा, नेट मतलब दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा, या दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा, नेट E2 माइनस E1, चूंकि E2 बड़ा है इसलिए E2 माइनस E1 है, ओके। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो E2 कितना दिया हुआ है? E2 के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, के क्यू बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस E1 कितना है? के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। वेरी गुड। इज इक्वल टू के क्यू दोनों में कॉमन है, निकालिए के क्यू। बचा क्या? 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा? के क्यू इंटू, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? एक्स माइनस एल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ऊपर अगर सोल्व करिएगा आप तो जो एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एल स्क्वायर का फैक्टर है, वो क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? बचेगा क्या? अब ये फैक्टर गया इधर, ये फैक्टर गया इधर, तो बचा ऊपर में कितना? 2x है, तो यहाँ बचा 2xl, ठीक है? और माइनस माइनस प्लस, फिर बचा 2xl। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको इधर लेके जाइएगा मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर लेके आकर मल्टीप्लाई करिए, दोनों को सोल्व करिएगा तो इतना आएगा। अब इसको फाइनली देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है ई नेट का वैल्यू। तो ई नेट बराबर के क्यू, ऊपर कितना आ गया? 4x l के क्यू बाई, नीचे सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्या आ गया जी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ गया। चलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आ गया है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देखिए, जो एल है, एल मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डायपोल के सेंटर से इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो एल है। अब ये आपको बता दें कि एल का वैल्यू बहुत कम होता है, सेपरेशन बहुत कम होता है, पता है कि नहीं होता है? अभी बता रहे थे, मान लेते हैं कि अगर एक्स सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पर, इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि एक डायपोल है, वहां से 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सेपरेशन तो डायपोल के बीच का बहुत कम है, बट वहां पर कितने डिस्टेंस पर निकालने के लिए बोला? 5 सेंटीमीटर पर। इसको आप लोग अगर प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा कि मान लीजिए एक्स अगर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड एल कितना है? 1 माइक्रोमीटर है कि नहीं? मतलब 10⁻⁻6 मीटर। समझ रहे हैं कितना छोटा नंबर है? और उसका स्क्वायर कर रहा है, देख रहे हैं कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर उसका स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। समझिए, बहुत छोटा संख्या आ जाएगा। तो मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में 10⁻⁻6 बहुत छोटा आ जाएगा, इसलिए हम लोग एल स्क्वायर को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। किसने निगलेक्ट कर रहा है? क्योंकि जो एल है क्या है? वेरी 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 स्मॉल देन एक्स। जो एल का वैल्यू बहुत छोटा है एक्स से, इसीलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एल है दैट टेंड्स टू 0। इतना छोटा उसको हम 0 के बराबर मान सकते हैं बाबू, है कि नहीं? हम 0 मान लो बेचारे, खत्म ठीक करो। अगर इसको 0 करिएगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? x⁴ बन जाएगा। लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं। इसको सोल्व करने के बाद कैसा दिखेगा ये? देखिए कैसा दिखता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे कितना आ जाएगा? ऊपर है के क्यू इंटू, इसको अरेंज कर देते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2l, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन कितना नीचे? x⁴। इसको और व्यवस्थित कर लीजिए, ई नेट बराबर। अब देखिए 2 है, तो ठीक है, 2 छोड़ देते हैं, 2l। अब q इंटू 2l क्या बन रहा है? डायपोल बन रहा है, डायपोल मोमेंट बन रहा है। तो q इंटू 2l को हम एक साथ हम p लिख सकते हैं इंटू p। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? डिवाइडेड बाय, अब x ऊपर में है, नीचे x⁴, तो क्या हम लिख सकते हैं?
एक्स क्यू लिख सकते हैं। तो यही बन गया आपका, क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, इसको क्या रखना है, कहां पर, ये एक्सिस पर है, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू 2kp अपॉन x3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि 3 वेक्टर है तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। माथा पर एक टोपी बना दीजिए, माथा पर हो गया टोपी। देखिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं ना? चलिए, नहीं तो चलिए फिलहाल इतना ही पर आज लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे जो अगला लेक्चर होगा उसमें बात क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ द डाइपोल। कहां पर निकालेंगे अगला क्लास में? अगला क्लास में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर, जैसे अभी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं ना ऑन द एक्सिस ऑफ। अगला क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पर ऑन के स्थान पर कर देंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अगले क्लास में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप लोग बने रहिए चैनल पर, है कि नहीं? हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।